नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पर नजर आते हैं। चक्का जाम को लेकर यह खबर लगातार प्रदेश के तमाम हलकों से आ रही है और ये यमुनानगर, गोहाना और कैथल में चक्का जाम हो रहा है। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम किया है और जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निजी बसों के परमिट को लेकर ये चक्का जाम किया जा रहा है। लगातार आपको बता दें कि रोडवेज और प्राइवेट बस कर्मचारियों के बीच में झड़प हो रही थी, जिसको लेकर शिकायत तमाम की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद इनकी नहीं सुनी जा रही थी। जिसके बाद आज इन लोगों ने कदम उठाया, यहां तक कि बस स्टैंड पर भी ताला जड़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो इस चक्का जाम की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश के लोगों को भी। यमुनानगर, गोहाना और कैथल तीनों ही जगह हम देख रहे हैं कि रोडवेज कर्मचारियों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि चक्का जाम हो चुका है और निजी बसों को जो परमिट हैं उसको लेकर ये चक्का जाम किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। गोहाना से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ माहौल बना हुआ है इस समय वहां पर, बताइए। सवेरे से ही आज रोडवेज कर्मियों में निजी बस चालकों में मनमुटाव चल रहा है। ये निजी बसों के जो परमिट बहाल हुए हैं इसको लेकर रोडवेज कर्मियों में रोष है और इसको लेकर सुबह से ही निजी कर्मियों की जो बसें थी बस स्टैंड पर उन्होंने लगाई, जो ही लगाते ही रोडवेज कर्मियों ने उनको हटवाना शुरू किया। तो इधर रोडवेज कर्मियों का आरोप है कि ये ना तो टाइम पे चलते, ना ये निर्धारित समय पे चलते और निजी बस चालकों के परमिट बंद कर किए जाए। और उधर निजी बस चालकों का कहना कि हम अपना पूरा टैक्स वगैरह सब कुछ देते हैं, निर्धारित रूटों पे चलते हैं, उसके बावजूद ये हमारे को आए दिन परेशान किया जाता है। और ये 1993 के तहत हमारे एक बेरोजगार कमेटी के तहत ये हमारे को सरकार ने मदद दी थी, जिसके एक बस से हमारे 5 परिवारों का गुजर बसर होता है, लेकिन उसके बाद भी हमें परेशान किया जाता है। और हमारा तो गुजारा भी नहीं होता, उसके बाद भी हमें बहुत दुखी होना पड़ता है। जी राजेंद्र, लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा इस जाम की वजह से। सर मैं बता दूं आपको, आज तो जाम का टाइम था। इधर जो ही बस स्टैंड के ऊपर स्कूल कॉलेज जाने का टाइम था और इधर कर्मचारियों का भी इधर जाने का टाइम होता है बसों में, उनमें लेके खासा रोज था और उन्होंने कई आदमियों ने अपना रोज गायब भी किया। इधर से मेडिकल कॉलेज, महिला मेडिकल कॉलेज कानपुर कला में भी पेशेंट बहुत ज्यादा तादाद में जाते हैं और कर्मचारी भी जाते हैं, वो भी सारे बस स्टैंड पर ही खड़े रहे। उन्होंने काफी रोज उन्होंने कहा कि इनका रोज का झंझट होता है, या जिन बस को जाम लगा देते हैं यहाँ और इससे हमें परेशानी होती है। इससे सरकार कोई इनको उचित ठोस कार्रवाई करेगी ताकि आम जनता परेशान ना हो। जी शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रोडवेज के चक्का जाम की वजह से छात्रों को और साथ ही डेली ड्यूटी करने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी दिनों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि किस तरह से निजी बस कर्मचारियों और रोडवेज कर्मचारियों में टकराव देखने को मिल रहा था। साथ ही लगातार इनकी तरफ से ये बात कही जा रही थी कि निजी बस परमिटों को रद्द किया जाए। गोहाना और कैथल और इसके अलावा यमुनानगर, ये 3 जगह और यहां से लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं कि इस तरह से गोहाना में चक्का जाम किया है, नारेबाजी की जा रही है रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से लगातार और अपनी मांगों को लेकर ये आपको बता दें चक्का जाम किया गया है। देख सकते हैं पूरे रोडवेज परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि रोडवेज की जो बसें हैं वो यहां नहीं चल रही, यहां तक कि ताला जड़ दिया गया है रोडवेज के अगर बात करें मेन गेट पर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज की तरफ से आपको दिखाई जा रही हैं किस तरह से यहां पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। तो प्रदेश में कहीं खेलों का हाल बेहाल है तो कहीं खिलाड़ियों का, तो कहीं स्टेडियम का बुरा हाल है। इसी पर आज स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। प्रदेश में स्टेडियमों के हालात बेहाल हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हरियाणा का नाम लिया जाता है तो खेलों के लिए, लेकिन अब ये खेलों के लिए जो नंबर 1 हरियाणा है उसकी तस्वीर धुंधली होती जा रही है। क्यों, ये आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में लगातार खेल खिलाड़ी और स्टेडियमों के हालात क्या हैं। देश में जब भी खेलों का नाम जुबां पर आता है तो जहन में सबसे पहले हरियाणा की तस्वीरें उभरने लगती हैं। इन तस्वीरों में हरियाणा के खिलाड़ी दिखाई देते हैं और ये तस्वीरें उभरे भी क्यों ना, आखिर हमारा हरियाणा
किसी चीज में नंबर 1 हो ना हो, खेलों में तो है, लेकिन लगता है कि ये तस्वीरें जल्द ही धुंधली हो जाएंगी। वजह हरियाणा के उभरते खिलाड़ियों के हालात और उनके पवित्र स्थल यानी स्टेडियमों के बिगड़ते हालात। बात ऐसी है, हमारे गांव में कहीं भी रेस मारने की कोई सुविधा नहीं है। बच्चे नहर पे जाते हैं, वहाँ बंदर कुत्ते कुछ भी पाड़ लेते हैं बच्चों, ठीक है। और रोड पर जाते हैं, वहाँ हाईवे पर साधन चलते, ट्रैफिक है, बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई जगह नहीं है रेस मारने की। जी हाँ, जरा इन तस्वीरों पर नजर डालें। ये तस्वीरें किसी गांव की गली की नहीं, बल्कि बेरी के स्टेडियम की हैं, जहां स्टेडियम पर अवैध कब्जा कर इसकी जमीन को उपले बनाने और चारा रखने के प्रयोग में लाया जा रहा है। इससे भी कब्जाधारियों का पेट नहीं भरा तो छोड़ दिया गांव का गंदा पानी स्टेडियम के अंदर और बन गया एक गंदा नाला स्टेडियम के अंदर। ग्राउंड है, सारा गांव का गंदा पानी ग्राउंड में आव है। अच्छा। और इसमें गड्ढा है, कल मेरा बच्चा डूब गया था। अच्छा। बहुत मुश्किल तो निकाला है। ऐसा नहीं है कि प्रदेश के खिलाड़ियों के पवित्र स्थल सिर्फ बेरी में ही अपने हालातों के लिए आंसू बहा रहे हों। कमोवेश यही हालात पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। रादौर के स्टेडियम पर राजनीति। रादौर के स्टेडियम के हालात तो सबसे जुदा हैं। यहाँ पंचायत की 6 एकड़ भूमि पर बने राजीव गांधी खेल स्टेडियम का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। फरीदाबाद का स्टेडियम या छोटी नहर। फरीदाबाद के स्टेडियम के हालात और बेरी के स्टेडियम के हालात बिल्कुल सामान्य हैं। यहाँ पर भी स्टेडियम परिसर में गंदा पानी जमा रहता है और बरसात में हालात और बदतर हो जाते हैं। नारनौल में सरकार के दावे सफेद हाथी। 20,000 से ज्यादा आबादी वाले नारनौल में एक ही स्टेडियम है, लेकिन सिर्फ नाम का। सुलचानी गांव में बना ये स्टेडियम रो रो कर अपने हालात से ही समझौता कर बैठा है। बरसों से यहाँ के खिलाड़ी हिसार सिरसा प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। वजह स्टेडियम में कोर्ट, रनिंग ट्रैक, रिंग, कोच जैसी कोई व्यवस्था नहीं होना और तो और स्टेडियम में जगह जगह गड्ढे होना। ये तो हमने कुछ जगहों की तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन कमोवेश यही हालात प्रदेश के ज्यादातर हलकों में हैं। कुछ दिन पहले ही खेल मंत्री ने अपने क्षेत्र के स्टेडियम के लिए 12.5 करोड़ रुपए का ऐलान किया, लेकिन शायद ये भूल गए कि प्रदेश में अंबाला के अलावा और भी जगह खिलाड़ी हैं जो प्रदेश का नाम इसी तरह के हालातों से हर रोज 2-4 होकर रोशन कर रहे हैं। ऐसे में सोचना होगा कि अगर इस तरह के हालातों को और ज्यादा बेहतर कर दिया जाए, तो प्रदेश का नाम खेलों में नंबर 1 नहीं, सुपर नंबर 1 हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो स्पेशल रिपोर्ट में आज मुद्दा इसीलिए उठाया गया है क्योंकि हम अगर नाम लेते हैं देश में खिलाड़ियों का तो सबसे पहले हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम आता है। लेकिन जब खिलाड़ियों के पवित्र स्थल यानी स्टेडियम के ही हालात इतने बुरे होंगे तो वो प्रैक्टिस कहां से करेंगे और किस तरह से देश का नाम रोशन करेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। भारत भूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। भारत, जानना चाहेंगे सबसे पहले बेरी के ये स्टेडियम के हालात कब से इस तरह के बने हैं? ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बेरी के बाकरा गांव के स्टेडियम के हालात हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत ने अपने पूरे गांव का वो स्टेडियम में छोड़ रखा है और साथ ही जो भी उस स्टेडियम के अंदर खेल का कोई भी सामान नहीं है। हाँ। और खिलाड़ियों ने अपने पैसे से ही एक ट्रैक तैयार करवाया था, परंतु वो भी हाँ। लोगों ने खराब कर दिया। स्टेडियम के अंदर अवैध कब्जे हैं। हाँ। तो आप देख रहे हैं उपले भी लोगों ने वहाँ पर जमा कर रखे हैं, अपने सामान भी डाल रखा है। हाँ। और खिलाड़ियों को उसके लिए काफी परेशानी होती है। और बेरी शहर के स्टेडियम की बताऊं, हाँ। मैं आपको 18 साल में 3 बार नींव टिकी। हाँ। अब तक बेरी का खेल स्टेडियम तैयार नहीं हुआ है। हाँ। खेल स्टेडियम जो बनाया जा रहा है उसमें भी गोलमाल का आशंका स्थानीय पार्षदों ने लगाई थी और उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उस सारे मामले को दबा दिया था। जी, यानी ये कहें कि जो पैसा आया स्टेडियम के सुधार के लिए वो पैसा ही गोलमोल कर दिया गया, स्टेडियम में नहीं लगाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि एक दीवार तो बनाई गई है। हाँ। खेल का मैदान बनाया गया है, एक कमरा भी तैयार कर रखा है जी। पर अभी ये नहीं पता कि कितना बजट था, क्या करना था, क्या नहीं। खिलाड़ियों को वो सुविधा ही नहीं मिल रही है। हाँ। खिलाड़ियों का कहना है कि हमें रेस दौड़ लगाने के लिए अपनी सड़क पर ही जाना पड़ता है, जिससे हादसों का भय बना रहता है। और अभी ये जो गंदा नाला इसके अंदर निकाल रखा है, गंदा पानी छोड़ रखा है, उसमें एक सप्ताह पहले एक बच्चा डूब गया था। हालांकि गांव वालों ने उसको बचा लिया था, परंतु उसके बाद ग्रामीणों में रोष हो गया और ग्रामीण कहते हैं कि हम सीएम विंडो पर इसकी शिकायत लगाएंगे और सारे मामले को उजागर करवाएंगे।
आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर जयंत जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्थानीय निवासी हैं। जयंत, ये बताइए कि यहाँ पर इस तरह के हालात कब से ऐसे हैं और जो अवैध कब्जा किया गया है स्टेडियम पर, वो किसने किया है? कब्जा तो आप पता नहीं किसने किया है। बाकी वहाँ पे गोशे पत्ते जा रहे हैं, वहाँ पे खड्डा है जिसमें पानी भरा है वहाँ भी। और जो ट्रैक है वो बारिश में बह गया है। और थोड़े दिन पहले वहाँ पे एक कमरा बनाया हुआ था जिसमें खेल का सामान रखने के लिए, कुछ चीजें रखने के लिए बनाया गया था। उसमें जो बरामदा आके कुत्ते बैठते हैं। चलिए जयंत आपके पास आऊंगा मैं। जगदीश कादियान जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, नेलो नेता। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। जगदीश जी, खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है हमारा हरियाणा, लेकिन लगता है कि ये जो खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, ये नाम अब धूमिल हो रहा है धीरे धीरे। प्रदेश के कमोवेश तमाम स्टेडियमों के हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ पर खिलाड़ी जो हैं ना तो प्रैक्टिस कर पाते हैं और ना ही आगे बढ़ने के लिए कुछ कर पाते हैं। ऐसा है कि स्टेडियम बनाए, पैसा तो लगा दिया, न तो वहाँ कोच है, न कोई खेलने की जगह अच्छी तरह, पानी भरा रहता है उनमें। और कोच के बगैर तो स्टेडियम क्या कामयाब होंगे। जब कुत्ते बैठते हैं वहाँ, भैंसें घूमती हैं, पशु घूमते हैं, कोई देखने भालने वाला नहीं है, तो बच्चे कैसे खेलेंगे वहाँ? स्टेडियम का मतलब तो स्टेडियम होना चाहिए ना। एक सिर्फ ये नाम कर दिया, भाई मैंने बाकरा में स्टेडियम बना दिया, मैंने बेरी में स्टेडियम बना दिया, मैंने बिसार में स्टेडियम बना दिया, तो नाम है, नाम का कोई फायदा नहीं। चाहे आप स्टेडियम 2 बना दो पूरे उसमें एरिया में, लेकिन वो स्टेडियम ऐसे होने चाहिए उसमें हर उसका कोच होना चाहिए गेम का। वो कोच शाम को उनको बच्चों को सिखाए कुछ, तब तो स्टेडियम का फायदा है। नहीं तो वैसे पैसे लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है गवर्नमेंट का। जगदीश जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि इन हालातों के लिए जिम्मेवार किसको माने? सरकार को मानते हैं जी, सरकार का काम है ये। जो स्टेडियम बनाया उससे पहले आप उसमें कोच का उसका अरेंजमेंट करो। वैसे क्या फायदा हुआ स्टेडियम बना के सिर्फ एक ये नाम करना कि हमने स्टेडियम बना दिए गाँव में, हमने ये कर दिया। पिछली सरकार ने स्टेडियम बना दिए, उनकी देखभाल नहीं की। अब वाली सरकार भी ऐसे ही कर रही है, उनको ही नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसलिए सरकार का फर्ज है कि वो स्टेडियम बनाने से पहले गांव में आपको लगता है को भी भेजे। जगदीश जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपको लगता है कि चाहे वो पिछली सरकार हो या आपकी सरकार हो, इनकी तरफ से भेदभाव किया जा रहा है? अपने क्षेत्र के अगर कोई काम होता है तो उसके लिए पूरा पैसा दिया जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन और क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है, यानी भेदभाव होता है? ये तो सरकार के ऊपर है जी, भेदभाव वाली भी बात आप मान ले करते हैं, लेकिन कम से कम जहाँ स्टेडियम है वहाँ भी नहीं भेदभाव। पहले इन्होंने किया, जैसे यहाँ भी नहीं, यहाँ स्टेडियम बना दिए, जो कोच ही नहीं है। मेन बात यह है कि आपको स्टेडियम बनाए और उस एरिया में ये देखें कि यहाँ कौन से प्लेयर निकल सकते हैं। अब हमारे एरिया में जैसे है, कबड्डी अच्छी हो सकती है, रेसलिंग अच्छी हो सकती है, यहाँ बॉक्सिंग अच्छी हो सकती है, तो कम से कम उनके तो कोच आए ना जी। जगदीश जी, आता हूँ आपके पास। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं, कादियान साहब। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका हरियाणा न्यूज पर। जी थैंक यू। रवि जी, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं स्टेडियमों के और खिलाड़ियों के भी। अभी ऋषि मित्तल का मुद्दा हमने बड़ी अच्छी तरह से उठाया था, देखा था हमने क्या हालात हैं। एक खिलाड़ी दूसरे के घरों में झाड़ू लगाने के मजबूर है। अब हम खिलाड़ियों के अलावा अब देख रहे हैं कि स्टेडियमों के हालात कितने बुरे हैं, चाहे वो रादौर हो या फरीदाबाद हो, इसके अलावा नारनौंद हो, बेरी हो, सभी जगह हालात कमोबेश बहुत ज्यादा बुरे हैं। गड्ढे हो रहे हैं, असुविधाओं का टोटा है। क्या कहेंगे इस पर आप? सर, हमारी सरकार ने जो खेल नीति बनाई थी, जो जितने हमारे मेडल आए ओलंपिक के, सब उसी का परिणाम था। हमारी सरकार ने अच्छे स्टेडियम दिए, उनका रख रखाव के लिए अच्छा दिया। अब ये सरकार सिर्फ स्टेडियम्स के नाम चेंज करने पे ध्यान दे रखा है इन्होंने कि राजीव गांधी से हटा के भाई भगत सिंह, चलो भगत सिंह ठीक है, नाम होने चाहिए भगत सिंह के भी, लेकिन ये सरकार पहले भगत सिंह को भी तो भगत सिंह का दर्जा तो दे ही देगा, वो तो दे नहीं रही। नाम भगत सिंह रखने सुविधा कुछ दे नहीं रही, स्टेडियमों में नाम कह रहे हैं भगत सिंह। अब जो ये सरकार है, ये सिर्फ नाम चेंज करने पे लगी हुई स्टेडियम के कि राजीव गांधी से हटा के ताकि कोई मूलभूत सुविधाएं दे नहीं पा। जगदीश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, नेलो नेता। जगदीश जी, क्या लगता है, इत्तेफाक रखते हैं आपकी पिछली सरकारों में हालात बहुत अच्छे थे और अब हालात और ज्यादा खराब हो गए? नहीं, ऐसा है जी, मैं तो पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में भी कोई ये कहते हैं खेल नीति बनाई, कौन सी खेल नीति बनाई कांग्रेस सरकार ने? कोई खेल नीति नहीं है। कोई खेल नीति तो वो है, अगर आपने स्टेडियम बनाया उससे पहले आप स्टेडियम में कोच वगैरह अपॉइंट करो ताकि वो बच्चों को निकालें। ये खेल नीति नहीं, एक मेडल लिया है उसको प्राइज दे दिया, वो खेल नीति नहीं आती। खेल नीति का मतलब है कि आप एरिया वाइज
या स्कूल में, कॉलेज में आप ये देखोगे कि कौन सा इस एरिया में किस तरह के बच्चे तैयार होते हैं, उस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाए, उस हिसाब से। अब भिवानी है, जैसी भिवानी सबको बताया भाई बॉक्सिंग का अच्छा है तो वहाँ करो बॉक्सिंग, जहाँ क्रिकेट का अच्छा है क्रिकेट करो, और लेकिन उससे पहले कोच तो हो। स्टेडियम, हर गांव में स्टेडियम बना दिया। कोई अगर मैं ये एक दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस सरकार में या आप वाली सरकार में किसी स्टेडियम में अगर शाम को 5 बच्चे भी खेलते हो तो आप देख लो, रोहतक बहुत जगह हालात ऐसे हैं। बिल्कुल जगदीश जी, हालात तो ऐसे हैं कि कुछ खिलाड़ी तो बाहर जाने को मजबूर हैं, प्रदेश से ही बाहर जाने को मजबूर है प्रैक्टिस के लिए। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। रवि जी और जगदीश जी आएंगे एक ब्रेक के लिए, यहाँ पर समय हो रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर दिखाते हैं कि प्रदेश में हालात इतने बद से बदतर क्यों हुए और क्यों बने हुए हैं। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, दिल हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में जो मुद्दा उठाया उस पर लग रहा है कि सिर्फ राजनीति हो रही है, क्योंकि किस तरह से खिलाड़ियों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और स्टेडियम के हालात तो उससे भी ज्यादा बुरे हैं। कम से कम खिलाड़ी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन स्टेडियम क्या कहें। स्टेडियम तो अपनी तस्वीरों से ही अपने हालात दिखा सकता है। लगातार बदहाली के आंसू रो रहे हैं स्टेडियम, चाहे हम रादौर की बात करें, बेरी की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या बात करें नारनौंद की। इस सब जगह हम देख रहे हैं कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन स्टेडियम पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। रवि कादियानी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता, और साथ ही जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये हालात हमने पहले भी देखे थे, और खासतौर पर अगर बात करें रादौर का स्टेडियम जो कि पंचायत भूमि पर बना हुआ है, वो तो बहुत लंबे समय से इस तरह के हालात चले आ रहे हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके हालात इसलिए नहीं सुधर रहे क्योंकि उस पर राजनीति हो रही है। क्या लगता है आपको कि राजनीति क्या स्टेडियमों पर भी होनी चाहिए? रवि जी सुन रहे हैं आप? जी सर। रवि जी, क्या लग रहा है स्टेडियमों पर भी राजनीति हो रही है? जो पैसा आता है वो भी पता नहीं भवन निर्माण के लिए या हालात सुधारने के लिए, वो पैसा इधर उधर गोलमोल हो जाता है। रादौर वाला हमने एक आज आपको दिखाया कि किस तरह से वहां पर पंचायत की भूमि पर बना हुआ है, वो 6 एकड़ भूमि पर, उस पर राजनीति हो रही है। राजीव गांधी खेल परिसर है जिसका नाम है। जी सर, मैंने आपको बताया भी। हाँ, इन जो अभी बीजेपी जो सरकार है उसका पूरा का पूरा ध्यान हाँ सिर्फ नाम चेंज करने पे है। नहीं, नाम चेंज करने वाली बात तो आपने कह दी रवि जी, नाम चेंज करने वाली बात आपने कह दी, लेकिन मैं जो स्टेडियम के हालात बता रहा हूँ वो तो आपके समय से इसी तरह के हैं।
नहीं सर, हमने कोच अपॉइंट किए हैं। हाँ। हर फील्ड के कोच अपॉइंट किए हैं हमने, NIS कोच अपॉइंट किए हैं। हाँ। चाहे स्विमिंग के हों, कबड्डी के हों, हाँ। टेबल टेनिस, हर उसके हमारी सरकार ने अपॉइंटमेंट दी है। कोच भी आए हैं। हाँ। लेकिन अब उनको स्टेडियम को मेंटेन रखना तो अब हमारी सरकार में तो बहुत अच्छे मेंटेन रहे हैं। हाँ। काफी पैसा आया है, पैसा लगा भी है। हाँ। आप चाहे कौन से उसमें स्टेडियम का देखो कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। हाँ। तो उसको अब यूटिलाइज करना तो सर, अब सरकार चेंज हो गई है तो सरकार, बीजेपी सरकार लेना चाहिए। रवि जी, भी हाल ही में अंबाला गए थे खेल मंत्री, उन्होंने अंबाला के खेल परिसर के लिए 12.5 करोड़ रुपए दिए उनके सुधार के लिए, और स्टेडियमों पर लगता है आपको कि उनका ध्यान नहीं है या फिर कोई और बात, या भेदभाव हो रहा है? नहीं, भेदभाव वाली बात तो आ गई ना सर। पहले रोहतक में जज्जर में पैसा लगता था तो मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र जी सिंह हुड्डा पे आरोप लगते थे कि क्षेत्रवाद हो रहा है। हाँ। लेकिन वो तो हमारी सरकार में तो हर जगह सर स्टेडियम बने हैं। हाँ। पूरे हरियाणा में स्टेडियम बने हैं, पूरी हरियाणा में पैसा गया है जी। अब हमारे अनिल विज जी ने 12 करोड़ रुपए अम्बाला को तो दे दिए। अगर 12 करोड़ रुपए अगर जो स्टेडियम हमारे ऑलरेडी बने हैं उन पे अगर वो खर्च होते तो कितना अच्छा होता, हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता। आता हूँ रवि जी आपके पास। रेणु भाटिया जी जुड़ गई इस बीच हमारे साथ, बीजेपी नेता। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया। रेणु जी, भेदभाव के आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से स्टेडियम के हालात बुरे हैं पूरे प्रदेश में। अंबाला का जो खेल परिसर है वहां के लिए 12.5 करोड़ दे दिए वहां के सुधार के लिए, लेकिन और स्टेडियमों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, यानी भेदभाव हो रहा है। ये बात किसने रखी कि भेदभाव हो रहा है? ये अभी आपके सहयोगी हैं कांग्रेस से अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि भेदभाव तो हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत काम की होनी है ना। हाँ। कोई एक पर्टिकुलर जगह से तो शुरुआत होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता 15-20 स्टेडियम जो कांग्रेस सरकार ने कबाड़ा किए हुए थे, बच्चे उसमें खेल नहीं पा रहे थे, घुस नहीं पा रहे थे, कांग्रेस घास उगी हुई थी। ऐसे स्टेडियम को वन गो में तो नहीं ठीक किया जा सकता, अल्टीमेटली कहीं से स्टार्ट होगा। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, ये भी एक कहावत है। और जब शुरुआत की है, मुझे लगता है कांग्रेस के हमारे साथियों को उसकी सराहना करनी चाहिए कि वो जो चीज को बर्बाद करके छोड़ के गए थे, कहीं ना कहीं से किसी एक मंत्री ने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि वो उसके सुधार के लिए बढ़े हैं। कहीं पर भी कोई स्टेडियम ऐसा नहीं आपको 5 वर्षों के बाद मिलेगा जो अछूता रहा हो, जो बच्चों के खेलने के लिए दुरुस्त ना किया जाए, और जहां पर बच्चों को पूरी सुविधाएं ना दी जाए। रेणु जी, आप ये कह रहे हैं कि पहले से ही हालात खराब नहीं रहने वाला, परंतु कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी। अब अगर ये शुरुआत अंबाला से ना होकर करनाल से हुई होती तो ये विपक्षी लोगों को कुछ कहने के लिए कहना था तो कहते मुख्यमंत्री के एरिया से हुआ। अगर ये चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, सोनीपत से हुई होती। चलिए रेणु जी, वो मैं समझ गया, वो काम है, विपक्षियों का काम है ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि हालात पहले से ही ऐसे हैं और अभी तक ये हालात और ज्यादा जो बुरे हो रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है, जो आज हमने दिखाया है उसके लिए भी पूर्व सरकार जिम्मेदार है? देखिए, बराबर आप अनिल जी के बयान सुनते हैं, चाहे वो उनके दोनों महकमों को लेकर हो, मेडिकल लाइन को लेकर हो या खेल लाइन को लेकर हो, दोनों में वो बराबर चीजों को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। ऐसी कोई चीज जो 5-5, 10-10 वर्षों से बिल्कुल जर्जर हालत में हो, उसको दुरुस्त करने के लिए कम से कम औपचारिक तौर पर कम से कम एक ह्यूमन ग्राउंड पे आप 1 साल 8 महीने तो देंगे। अभी तो जुमा 6 महीने भी नहीं हुए सरकार को, और उसमें अगर हमारे विपक्षी दल 10 साल की बर्बाद की हुई चीज से बढ़िया अपेक्षा करें तो मुझे लगता है बहुत रवि जी थोड़ा सा समय यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से थोड़ा समय लगेगा, जो आपके समय से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं उनको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। सर, मैं मैडम से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी। पूरे भारत में हरियाणा एक ऐसा प्रांत था जो सबसे ज्यादा मेडल लेके आया था जी। वो हमारी ही देन थी सर, हमारी खेल नीति की देन थी। कैसे मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करती हूँ इस बात के ऊपर। कैसे वो आपकी खेल नीति की देन थी? एक भी आप खिलाड़ी किसी भी क्षेत्र का आप मुझे बता दें जिसको आपकी सरकार ने अपग्रेड करने के लिए कोई सहयोग दिया हो। जब कोई खिलाड़ी मेडल गोल्ड सिल्वर या कोई भी लेके आया, चाहे विदेशों से चाहे देश में राष्ट्रीय स्तर पर, तब इन्होंने उसको अपने गिरेबान में डाल दिया, अपने गले से लगा लिया कि ये तो हमारा खिलाड़ी है।
चलिए हमारा खिलाड़ी नहीं, वो हमारे रवि जी का खिलाड़ी था। चलिए उनको ठीक है। रेणु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे, रवि जी भी जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही जगदीश कादियानी भी जुड़े रहे हमारे साथ, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन ये आप सभी से गुजारिश है कि जो खिलाड़ियों के हालात बद से बदतर हम देख रहे हैं, उन हालातों को सुधारने के लिए अब राजनीति से हटके हमें जमीनी स्तर पर काम करने होंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के अलावा स्टेडियमों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये हालात अब जल्द से जल्द सुधारने होंगे। हालांकि रेणु भाटिया जी कह रही थी कि बहुत जल्दी सुधार देंगे, 1.5 से 2 साल लग जाएंगे और सुधर जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि कितनी जल्दी ये सुधरते हैं। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अपने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।